अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके सामने पेश खिदमत है तारिक इस्माइल सागर का लाजवाल नावल और हिसार टूट गया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओवल हाउस में स्टेफर्ड टर्नर की तलबी कुछ ऐसी गैर मामूली बात भी नहीं थी, लेकिन उस रोज़ वो अचानक रात 8 बजे अपनी तलबी पर हैरान रह गया, क्योंकि सदर से वो 3 घंटे पहले एक तवील मुलाकात के बाद रुखसत हुआ था। सदर क्वार्टर की आदत थी कि वो एक नशिस्त में तयशुदा एजेंडा मुकम्मल करने के बाद कोई तिश्नगी बाकी नहीं छोड़ते थे। क्या बिप्तान पड़ी है ऐसी? इसने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही इस मसले पर सर खपाई से अलग रहना ज़्यादा मुनासिब समझे। एडमिरल टर्नर CIA का चीफ नहीं चाहता था कि अपने दिमाग को सदर से हंगामी मुलाकात से पहले ही मसरूफ़ कर लें। वो अपनी तवानाइयाँ आने वाली मुलाकात के लिए महफूज रखना चाहता था। वाइट हाउस में दाखिले पर इसका इस्तकबाल जिस शख्सियत ने किया, इससे सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिखाई देने लगी थी। कैसे हो एडमिरल? नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन ने इसे मुखातिब किया था। शानदार, और आप? टर्नर ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों इकट्ठे खसूसी मीटिंग में दाखिल हो रहे थे। यहाँ दूसरी बहुत सी हैरतें इनकी मुंतज़िर थीं। पेंटागन, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल फॉरेन इंटेलिजेंस बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समेत वहाँ सारे ही मौजूद थे, जिन्हें अमूमन जंगी खतरे के पेश नज़र यहाँ तलब किया जा सकता था। एडमिरल टर्नल का माथा ठनका। इसने दरअसल आज सुबह मौसूल होने वाली MI6 यानी बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी की तफसीली रिपोर्ट का सरसरी जायज़ा लिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद जैसे ही इसे ये रिपोर्ट मौसूल हुई और टर्नल ने इसे देखना शुरू किया तो अमेरिकन मेरीन का खसूसी वफद मुलाकात के लिए आ गया था, जिसे टर्नल ने ब्रीफिंग देनी थी। जिसके बाद इसने पेंटागन की एक टीम से मुज़ाकरात किए और लंच किए बगैर ही सदर से मुलाकात करने चला गया, क्योंकि आज 4 बजे सपहर इसकी सदर से मुलाकात पहले से तय थी। सदर के साथ 2 घंटे की तवील मुलाकात और बहुत से मामलात का जायज़ा लेने के बाद वो दोबारा ऑफिस पहुंचा तो एजेंसी की एक अहम मीटिंग इसकी मुंतज़िर थी, जहां इसे शाम के 7 बज गए और अभी वो अपनी मेज़ पर काफ़ी की चुस्कियाँ लेता है। सुबह मिलने वाली अहम बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी MI6 की रिपोर्ट का मुतालिया कर ही रहा था जब अचानक सदर की तरफ से बुलावा आ गया। वो तो खैरियत गुजरी कि इसने वाइट हाउस पहुंचने तक इस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात देख लिए थे, वरना शायद यहाँ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे जब सदर की आमद हुई और वो एहतरामन उठ खड़े हो गए। यस जेंटलमैन, अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने इनकी तरफ देख कर कहा। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस अचानक मीटिंग का एजेंडा बयान करना शुरू किया तो इन लोगों के इल्म में आया कि इस अचानक तलबी का मुहर्रक बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी MI6 की वो खसूसी रिपोर्ट थी जो इनके KGB यानी रूसी इंटेलिजेंस में मौजूद एक इंतहाई अहम मोतबर ज़राए ने उन्हें पहुँचाई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अगले 2 माह में किसी भी वक्त रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। अमेरिकी सदर के लिए ये बात इतनी परेशान कुन थी कि इसे फॉरेन सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास तलब करना पड़ा। माय फ्रेंड्स, अमेरिकी सदर ने वज़ीर ख़ारजा की ब्रीफिंग के खात्मे पर कहना शुरू किया। क्यूबा, निकारागुआ, यमन, अंगोला और एथोपिया में रूसी मुदाखलत के बाद ये खबर ज़्यादा बायसे तशवीश हो जाती है। अपनी गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल जानने के लिए सदर जिमी कार्टर ने गहरी आंखों से बार बार हाजरीन के चेहरों का जायज़ा लिया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इसकी परेशानी को बहुत शिद्दत से इसके साथी भी महसूस कर रहे हैं। एडमिरल स्टेफर्ड टर्नर ने 1977 में जब CIA की कमांड संभाली तो बिलाशुबा बहुत से चैलेंजेस इनके मुंतज़िर थे। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट दोनों की लगी बंदी राय थी कि अमेरिकन CIA यानी कवर ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन करके दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करना कतन ज़ेब नहीं देता और इससे अमेरिका के हाथ सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं आने वाला। सितंबर और नवंबर 77 में पहले कांग्रेस में हग्जरियान और फिर फॉरेन रिलेशन सब कमेटी ऑफ अफ्रीका दोनों ने यही सिफारिशात अमेरिकी अवान को पेश की थी और सूरत हाल ये थी कि सन 78 के आगाज़ में क्यूबा में तरबियत पाने वाली किराए के सिपाहियों ने जो अंगोला पर चढ़ाई कर चुके थे अब ज़ायरे में घुसपैठ शुरू कर दी थी।
जबकि क्यूबा में रूसी तरबियत याफ्ता गुरीले एथोपिया की मार्क्सिस्ट हुकूमत की मदद करते हुए सोमालिया में कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म कर रहे थे। सन 79 के आगाज ही से केजीबी की पुष्टपनाही से जनूबी यमन की मार्क्सिस्ट सरकार ने शुमाली यमन पर चढ़ाई कर दी थी। अब मुस्तनद इतलात के मुताबिक रूस की 80,000 फौज अफगानिस्तान में मुदाखलत के लिए पर तोल रहे थे। टर्नर पर दबाव बढ़ गया था। यहाँ मौजूद अमेरिका की तमाम जिम्मेदार हस्तियाँ टर्नर की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे वो ही इस सूरत हाल का जिम्मेदार है, और एडमिरल टर्नर के दोनों हाथ अमेरिकी कांग्रेस और सेनेटर ने बांध रखे थे। रात देर गए तक वो कम से कम सदर को पाकिस्तान के लिए फौरन $400 मिलियन की इमदाद जारी करवाने पर रजामंद हो चुका था और अब घर की बजाय लैंगले की तरफ वापस जा रहा था, जहां इसने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मैकमेहान को पहले ही से स्टैंड बाई करवा दिया था। रात एक पहर बीत चुकी थी। CIA का डायरेक्टर एडमिरल स्टीफन टर्नर अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन से पाकिस्तान में मौजूद अफगान कबायली के तरबियती कैंपों की ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त कर रहा था। आइलैंड नजाद मैकमेहान के मुतालिक इस बात का इल्म एजेंसी के हर जिम्मेदार को था कि वह अफगानिस्तान गोरीलों के लिए इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, और एजेंसी में इसे फादर ऑफ द अफगान ऑपरेशन कहा जाता है। मैकमेहान को इस बात की कम से कम खुशी ज़रूर हुई थी कि MI6 बरतानवी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को इतना सीरियस लिया जा रहा था। वो गुज़श्ता 30 साल से एजेंसी के लिए खिदमत अंजाम दे रहा था, और इसका तयशुदा फार्मूला था कि अगर कभी रूस को इसकी जारहियत का मज़ा चिखाने का मौका मुयसर आया तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के ज़रिए ही आएगा। 1966 के आखिर में जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मिस्टर भुट्टो ने अपने दस्ते रास्त और अफ़गान अमूर के माहिर मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर के ज़रिए अफ़गान गोरीला लीडर गुलबदीन हिकमत यार से रवाबत बढ़ाई और अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाली जारहियत को रोकने और इसे सबक सिखाने के लिए हिकमत यार के ज़रिए अफ़गानिस्तान में कबायली सोरश का आगाज़ करवाया, तो CIA में इसका सबसे बड़ा हिमायती मैकमेहान ही था, क्योंकि इसकी दूरबीन और दूररस निगाहों ने मुस्तकबिल का मंजर अभी से देखना शुरू कर दिया था। जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने जब अमेरिकनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाना शुरू किया तो मैकमेहान ही इसका सबसे बड़ा हिमायती था। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी जब टर्नर और इसका मातहत इस फैसले पर पहुंचे कि अब रूस को सबक सिखाने का वक़्त आ गया है। उन्होंने दुनिया के हसास तरीन खित्ते में जारहाना मुदाखलत का असूली फैसला कर लिया था। इन तलख हक़ाइक़ के बावजूद के गुज़श्ता 400 दिनों से तेहरान के अमरीकी कौंसलेट में अमरीकी सफारत खार कैद है। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी के इनकलाबी नज़रियात ने मर्ग बर अमेरिका को तहरीक की शक्ल दे दी है, और लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी की शक्ल में दूसरा फेडरल कास्ट्रोवान पर हमले के लिए कमर कस रहा है। बैनुल अक़वामी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा था, और इस बदलते मंजरनामे में CIA ने अपना तारीखी किरदार अदा करने का फ़ैसला कर लिया था। तीसरे रोज़ एक ख़ुसूसी मिशन पर मैकमेहान कांग्रेस में अपने सबसे बड़े हिमायती डेमोक्रेट विल्सन के साथ इस्लामाबाद की तरफ उड़ा चला जा रहा था। रियासत टेक्सास से अमेरिकी कांग्रेस में विल्सन अफगान मसले पर इसकी तरह एक मजबूत मौक़िफ़ रखता था और इसे अपनी बात मनवाने का फ़न भी आता था। लंबा तड़ंगा विल्सन अपने कद काठ की तरह इरादों का भी बहुत मजबूत था। दोनों आम फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचे थे। दोनों को ISI की खसूसी शख्सियात ने अमेरिकन सफारत खाने के अफसरान की मुय्यत में खुशामदीद कहा था। तवील और थका देने वाले सफ़र के बावजूद दोनों तरोताज़ा थे। हालांकि वो बरास्ता मिस्र और जद्दा इस्लामाबाद पहुँचे थे, जहाँ के सिक्योरिटी हुक्काम से दोनों ने तवील मुज़ाकरात किए थे। हम मुजाहिदीन के तरबियती कैंप का दौरा करेंगे। उस रोज़ डिनर पर जब अपने मेज़बान पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से विल्सन ने यह बात कही तो वह चौंक गया। ओके, संजीदा और हालात की संगीनी का अदराक रखने वाले ब्रिगेडियर ने इस बात में सर हिलाया। हालांकि अभी तक इसने ये इतला अपने DG को नहीं पहुंचाई थी, लेकिन वो जानता था कि इसका DG इस फैसले से खुश होगा। दूसरे रोज़ अलियू सुबह एक हेलीकॉप्टर मीरान शाह से कुछ फासले पर एक आर्मी बेस पर उतर रहा था, जिससे कबायली लिबास पहने मैकमेहान और विल्सन ब्रिगेडियर की मुय्यत में बरामद हुई। यहाँ एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दोनों अमेरिकनों ने नज़दीक खड़ी पेजारो जीप की तरफ कदम बढ़ा दिए। मकामी फोर्स कमांडर हैरत से इनकी तरफ देख रहा था। इसने मेहमानों के लिए अपनी रिवायात के मुताबिक खाने का खसूसी एहतमाम किया था, लेकिन मेहमान बहुत जल्दी में दिखाई देते थे। अगले 1.5 घंटे के बाद वो मीरान शाह एजेंसी में पहुंच चुके थे।
जहां से 3 अफगान गोरीलों की मुय्यत में तीनों मेहमान अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूद इस खुफिया तरबियती मरकज की तरफ जा रहे थे, जहां पिछले 3 सालों से जैसे तैसे हालात में मुजाहिदीन को आमदा रूसी जारहियत के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जा रहा था। सारा दिन और रात दोनों अमरीकी मेहमानों ने मुजाहिदीन के दरमियान गुजारी। इसकी कारकर्दगी और बुलंद हौसलगी का भरपूर और तनकीदी जायज़ा लिया और बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि जिस तरह रूस ने वियतनाम को 58,000 अमरीकी फ़ौजियों का मरकट बनाया था, बिल्कुल इसी तरह वो अफ़गानिस्तान को भी इन कोसारों की तरह मजबूत, बेरहम, जफाकश और कोमंड अफ़गानों की मदद से रूस का कब्रिस्तान बना देंगे। मिस्टर विल्सन, ये तारीख़ी साथ है। आपका फैसला आने वाली नस्लों पर गहरे असरात मुरतब करेगा। वापस लौटते हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन CIA मैकमेहान ने अमेरिकी कांग्रेस में विल्सन से कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता हूँ मैक। विल्सन ने पथरीली पहाड़ों पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस खाद के हेडक्वार्टर पर हमेशा की तरह बेरहम सकूत तारी था। पुरानी और खस्ता हाल इमारत के दरो दीवार पर टपकती नहूसत इस इमारत के मकीनों के चेहरों पर इस तरह फैल गई थी कि वो इमारत ही का हिस्सा नजर आने लगे थे। बैरूनी पथरीनी फसील के अंदर बने मुख्तलिफ ब्लॉकों के कतार, अंदर कतार कमरों में करख्ते चेहरों वाले अफगानी और रूसी मुशावरों की यही कोशिश होती थी कि चलते वक्त इनके कदमों की चाप भी दूसरों को सुनाई न दे। कभी कभी किसी ब्लॉक के किसी कमरे में जब अचानक ज़ेरे तफ्तीश मुलजिम की चीख सुनाई देती है तो महसूस होने लगता है जैसे ये इमारत इंसानों की बजाय भूत प्रेत का मस्कन है। अमूमन एक ब्लॉक से उठने वाली चीख का गला वहीं घुट कर रह जाता है, क्योंकि दूसरे ब्लॉक तक दरमियान में अच्छा खासा फासला रखा गया था। ये चीखें और आहें यहाँ के मकीनों के लिए रोज़ाना का मामूल बन चुकी थी। खसूसन फुर्राए दोस्त यानी दोस्त अफवाज की आमद के बाद से तो अब कोई इन पर ध्यान ही नहीं देता था। रात को जब शहर कर्फ्यू की जद में आकर साई साई करने लगता है तो इस इमारत में एक नया शहर बसने लगता है। मेहमानों की आमदो रफ्त का तांता बन जाता है। ग़ुरूब आफ्ताब के थोड़ी देर बाद ही इस इमारत के पेट से मुख्तलिफ जीपें बरामद होती, जिसमें अफ़गान असाकर सिपाही और इनकी कमांड के इक्का दुक्का झगड़ान मेजर होते थे। जीपों और कारवान की रवानगी तो बड़ी पुरस्कार होती थी, लेकिन इनकी वापसी अपने हमरा एक आध हंगामा ज़रूर लिए होती। जब कभी ऐसी कोई गाड़ी अपने मिशन से लौटती, इनके सवारों में एक आध हथकड़ी से बंदा नीम बेहोश अफ़गानी मौजूद होता है। रात के दूसरे पहर जब काबुल की सड़कें कर्फ्यू की वजह से खाने को दौड़ती तो चारों तरफ से बंद रूसी गाज जीपें बड़ी तेज़ रफ्तारी से बरामद होना शुरू हो जाती। उनका रुख अमूमन दरियाए काबुल की तरफ होता था। दरिया के किसी महफूज किनारे पर जहां अमूमन रूसी अफवाज मोर्चे संभाले मौजूद होती, इन जीपों से बड़ी फुर्ती से रूसी और अफगान सिपाही इन मुर्दों को निकालना शुरू करते हैं, जो तफ्तीश किताब न लाकर खाद के किसी न किसी ब्लॉक में चीखते चिल्लाते मर जाते। इनकी लाशें दरिया के शोरीदा सर लहरों के सुपुर्द कर दी जाती, जिन्हें झाग उड़ाती मौजें लम्हों में नज़रों से ओझल कर देती थी। दिन के औकात में अमूमन यहाँ मौजूद अफसरान और मुलाजमीन ज़्यादातर सोते रहते या फिर मुख्तलिफ फ़ाइलें सामने रखे इनकी मगज़मारी में मसरूफ़ रहते। लेकिन इनमें एक ऐसा ग्रुप भी था जिनका काम दिन रात जारी रहता है। वो लोग हाल ही में दरामदा इन आलाते तफ्तीश से जो इनके लिए कुआए दोस्त अपने हमरा रूस से लाए थे, इन पाबाए जंजीर अफगानियों पर मुश्क सितम ढाने में मसरूफ़ रहते, जो ज़ेरे हिरासत यहाँ मौजूद थे। पिछले 2-3 माह से यहाँ बड़े नामहसूस तरीके से एक और तब्दीली अमल में लाई गई थी। अफगानी अफसरान की एक बड़ी तादाद को यके बाद दीगरे दूसरे मकामात पर तब्दील कर दिया गया था और इनकी जगह रूसी मुशावरों ने ले ली थी। मगर इस खदशे के पेश नज़र के कहीं अफगान अफसरान इस मुदाखलत बेजा पर सीखपा न हो जाएं, आला हुकाम ने अहम तरीन ओहदों पर उन्हें ही मुमतकिन रहने दिया था। ये अलग बात कि अमली इख्तियारात इनके ना होने के बराबर थे। खसूसन कर्नल शोलोखोफ के सामने तो इनकी हैसियत राई के बराबर भी नहीं थी। लंबा तिरंगा सुर्ख सफ़ेद चेहरे और गंजे सर का मालिक कर्नल शोलोखोफ इतनी रवानी से फ़ारसी और पश्तो जानता बोलता था कि खाद के करीबन सभी अफसरान दंग रह जाते थे। वो पठानों की तरह पगड़ी बांधे, शलवार और लंबी घेरे वाली कमीज़ पहने जब कभी काबुल की सड़कों पर मटर गश्त करने निकलता तो कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था कि कर्नल शोलोखोफ रूसी है या अफ़गानी। पहले पहल जब इसने हंसते हुए अपना तारुफ खाद के आला अफसरान को करवाया तो वो इसे रूसी मानने को तैयार ही न थे। बात थी भी ऐसी ही।
किसी ने इसे आज तक रूसी जुबान बोलते हुए नहीं सुना था। वो अमूमन एक दिलफरेब मुस्कुराहट अपने होठों पर चिपकाए रखता था, लेकिन कभी कभी अचानक जब ये मुस्कुराहट गायब हो जाती तो इसके चेहरे के हुस्न को बिल्कुल दूसरा रूप अता कर देती थी। अब वो खूबसूरत और कदावर नौजवान की बजाय ढलती उम्र का एक खूनख्वार भेड़िया नजर आने लगता था। इसके दांतों की ऊपरी चमकदार कतार से खूनख्वारी टपकने लगती। गालों की हड्डियां सख्ती से भींच जाने की वजह से इतनी नुमायां हो जाती कि इनका खून निचड़ कर इसकी आंखों में पनाह ले लेता है। बज़ाहिर तो कर्नल शोलोखोफ खाद के डायरेक्टर ऑपरेशन असफद यार के मातहत था, लेकिन असफद यार अब खुद इससे खौफजदा रहने लगा था, क्योंकि इसने शोलोखोफ की रिपोर्टों पर अपने 3-4 मातहतों के खिलाफ कार्रवाई के बाद इनके हशर से खासी इबरत हासिल कर ली थी। यूँ तो इस इमारत के हर ब्लॉक का इंचार्ज एक अफगान जगड़न यानी मेजर हुआ करता था, जो डेपुटेशन पर यहाँ आता और अपनी मुद्दत गुजारने के बाद वापस चला जाता है। खाद के तहत अंजाम पाने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन इन्हीं इंचार्ज के ज़ेरे कमान तरबियत और तकमील के मराहिल से गुजरते थे, लेकिन क्वाय दोस्त की आमद के बाद अब हालात बदल गए थे। अब तमाम ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन कर्नल शोलोखोफ की निगरानी में तरबियत पाए जाते थे। पहले पहल तो अफगान अफसरान ने अपनी पठानी फितरत के तहत इस बात पर झंझलाहट का इजहार किया, लेकिन शोलोखोफ ने महज 3 माह की कलील मुद्दत ही में इनके दिमाग दुरुस्त कर दिए थे। वो अचानक हंसते हंसते यकदम आदमी से ड्रैकुला का रूप डाल लेता है और अपने सामने खड़े अफसर पर बरस पड़ता है। अव्वल तो इसके इस अचानक इकदाम से किसी को मुदाफत की हिम्मत ही ना होती, और अगर कोई गुस्सा या बेइज्जती के एहसास से ताब न लाकर जवाबी कार्रवाई करता है तो अमूमन कोई गहरी चोट खाकर गिर पड़ता है। फिर यूं होता है कि शोलोखोफ के हाल नुमा कमरे के बाहर खड़ी बाबरती ज़ाबत जब घंटी की आवाज़ पर अंदर दाखिल होते तो वो हंसते हुए मौके महल की मुनासबत से फारसी या पश्तो में इस बेहोश अफसर की तरफ इशारा करते हुए इनसे कहता है, इनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, इसे बाहर खुली हवा में ले जाओ। ज़ाबत बड़े मुअद्दब गुलामों की तरह इस अफसर को हाथों पैरों से पकड़ते और डंडा डोली करते बाहर ले जाते। खुदा जाने कर्नल शोलोखोफ के पास क्या पुरस्रार ताकत थी कि पलक झपकने में वो बड़े बड़े शहज़ोरों को ज़मीन चाटने पर मजबूर कर देता है। इस राज का इल्म खाद के दफ्तर में अगर किसी को था तो डायरेक्टर असफद यार को। वो जानता था कि यहाँ आने से पहले कर्नल शोलोखोफ मास्को में KGB के हेडक्वार्टर में मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्टर था। 2-3 माह बाद इसकी ट्रेनिंग के हाथों किसी न किसी ज़ेरे तरबियत एजेंट की कोई ना कोई हड्डी टूटने के वाक़यात सुनने को मिलते रहते थे। इसे यूक्रेन के अक्सर इलाकों में मकामी शरपसंदों का दिमाग ठीक करने के फ़राइज़ सौंपे जाते थे, और शोलोखोफ का नाम ही यूक्रेन के आज़ादी पसंदों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। उस रोज़ भी ऐसा ही कोई वाक़या हो गया था। जूनियर ज़ाब्तों को क्या इल्म के अंदर जाने क्या मामला हो रहा है। वो बेचारे तो सहमे सुकड़े अपने अपने कमरों में बैठे थे, क्योंकि दोपहर के बाद ही इन्हें कर्नल का मूड ऑफ होने की इत्तला मिल चुकी थी। हर कोई इसके सामने जाने से कतरा रहा था। ख़ुसूसन हर ब्लॉक के ऑपरेशन इंचार्ज की तो जान पर बनी हुई थी। जगड़न अरखान को जब इंटरकॉम पर कर्नल के सामने पेश होने का हुक्म मिला तो अपने हाथों पैरों से जान निकलती महसूस होने लगी। इसे यूं लगा जैसे लकड़ी की कुर्सी जिस पर वो बैठा था में अचानक मकनातीसी लहर दौड़ने लगी है, जिसने इसके बंद को जकड़ लिया है। बड़ी हिम्मत के बाद वो उठ खड़ा हुआ। अपने पीछे कॉर्नर्स पर रखे शीशे में इसने अपने चेहरे की उड़ती रंगत का नज़ारा किया। खौफ को संभाला देने के लिए वहीं एक कोने में रखे जग से एक गिलास पानी उंडेला। यख पानी के 2 घूंटों ने ही इसकी रगों में दौड़ते हुए खून को भी मुंजमद कर दिया था, लेकिन न जाने क्यों आधा गिलास हलक में उंडेलने के बाद इसे अपने हवास बजा होते दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।